गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल संडे था तो हमने कल्चर के जो एमसीक्यूज थे उसको डिस्कस किया था और अभी हम 2 दिन के जो हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, आपको पता है संडे को ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती है, तो 2 दिन के एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करेंगे कोटेशन के साथ। नाउ ये कोटेशन जो थी एक हमारी स्टूडेंट ने भेजी और उन्होंने कहा कि इसको यूज़ करिए। चलिए देखते हैं इसको यूपीएससी के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। इट सेज a stone is broken by the last stroke of hammer. It doesn't mean that the first stroke was useless. Success is the result of continuous and persistent efforts. जो इसका क्रक्स है, देखिए चलिए यूपीएससी में इसको अप्लाई करते हैं। यूपीएससी के अंदर इसे अप्लाई इस तरीके से करेंगे। देखिए काफ़ी सारे आपने टॉपर्स देखे होंगे, इवन ईरा सिंगल जो मेरी बैचमेट थी उसने भी जो एग्जाम को टॉप किया था वो 4th अटेम्प्ट में किया था, और अभी इस बार भी जो प्रदीप सिंह है उन्होंने 4th अटेम्प्ट में टॉप किया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके पहले 3 अटेम्प्ट थे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए पहले अटेम्प्ट में आपने क्या किया, आपका एग्जाम नहीं हो, प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया, सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाया, थर्ड में भी नहीं हो पाया, बट दैट डजंट मीन कि वो जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं, जो वहाँ पे आपकी जो मेहनत है वो कहीं पे वेस्ट जाने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है 4th अटेम्प्ट में सीधा ही आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्रैक कर जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप 4th अटेम्प्ट में ही पढ़े थे, पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में भी जो आपके एफर्ट्स एक्यूमुलेट हो रहे थे उसने कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करी। जब मैंने एग्जाम को इसको क्रैक किया था तो पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा भी प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था, लेकिन 3rd अटेम्प्ट में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों एक ही बारे में मैंने निकाला था। उसका रीजन यही था कि जो इनिशियल एफर्ट्स थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। तो अभी भी कभी भी आप क्विज अटेम्प्ट करते हैं, आपका अच्छा स्कोर नहीं आता है, मान लीजिए आपका 2 ही स्कोर आया और रेगुलर बेसिस पे आपका स्कोर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इंप्रूव करते जा रहे हैं तो इवेंचुअली जब आप एग्जाम क्रैक करेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो आपके इमीडिएट एफर्ट्स की वजह से नहीं होगा। ओनली जो आपके पुराने एफर्ट्स हैं, जितने भी आपने फेलियर्स अभी तक देखे हैं, जितने भी मॉक एग्जाम्स में आपके कम स्कोर आए और उसके बाद आपने एनालिसिस किए, जितने भी आपके फेल्ड अटेम्प्ट्स रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है आपको एग्जाम को क्रैक कराने के लिए। तो ये चीज़ हमेशा अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो इट इज़ नॉट द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द हैमर। जितनी भी चीज़ें पहले करी जा चुकी हैं, जितने भी एफर्ट्स आपने करे हैं, चाहे उसके रिजल्ट आपको ना मिले हों, लेकिन इवेंचुअली वो रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। बस इसको एक तरीके से ये सोच के चलिए कि जब एग्जाम होगा तब मुझे समझ में आएगा कि ये फेलियर्स का क्या मतलब था। चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं अभी। ओके, उससे पहले कुछ अपने मेंबर्स को वेलकम करते हैं। तो योगेंद्र कुमार ने, रुचि नेगी ने, रवि कुमार ने अभी हमें ज्वाइन किया है। टॉपिक्स के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले पूरा 2.0 के बारे में एक क्वेश्चन है, इंडिया ट्राई कलर के बारे में भी एक क्वेश्चन है, देन एक स्टेप अप मॉड्यूल के बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपने साराभाई क्रिएटर के बारे में सुना होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस न्यूज़ में था, सृजन पोर्टल के ऊपर भी आर्टिकल था। सैल्मोनेला बैक्टीरिया काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है आजकल, इसके बारे में देखेंगे। इंडिया की रैंकिंग देखेंगे एक जगह पे, और एक ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन के अलावा एक शौर्य KGC कार्ड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। मार्किंग स्कीम को आप जानते ही हैं कि आपको मोर देन इक्वल टू 6 स्कोर करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका स्कोर आ जाता है तो ठीक है, अगर आपका 7 स्कोर आ गया मान लीजिए, तो आपको जो रिवीजन करनी है नेक्स्ट डे, मतलब 24 आवर्स के बाद करनी है। लेकिन 6 से अगर कम स्कोर आता है तो सेम डे रिवीजन करिएगा, दोबारा देख लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पूरा। पूरा आपको पता है, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, कोई आज का प्रोग्राम नहीं है, काफी पुराना प्रोग्राम है। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो इट इज प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पूरा वाज मोटेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो ये कौन लेके आए थे, फॉर्मर हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो इसको, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेके आए थे। Second, the Ministry of Rural Development, that is MORD, implemented पूरा स्कीम on pilot basis in 7 clusters for a period of 3 years। तो जब ये लाया गया था तो यहाँ पे 7 क्लस्टर्स के अंदर 3 साल के लिए इसे पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। पूरा 2.0 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2012। इसे 2012 में एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे लॉन्च किया गया था। सोचिए इसका क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। न्यूज में क्यों था ये भी देखेंगे इसको। चलिए देखिए, अभी पुणे जो सिटी है, इसकी जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज पूरा का जो इनिशिएटिव है, इसका 2.0 जो है, इसको कोविड-19 पेंडेमिक के होते हुए भी इंप्लीमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली किया है। इसी वजह से ये न्यूज़ थी। और पूरा जो था, इवन तो काफ़ी पुराना इनिशिएटिव है, लेकिन दोबारा से न्यूज़ में आया और क्वेश्चन इसके ऊपर प्रीलिम्स के अंदर आ सकते हैं। और इवन मेंस के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे
रूरल एरिया डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं वहाँ पे आप पूरा को मेंशन कर सकते हैं। तो पूरा क्या, पुराने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो लेके आए थे, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट इज इनिशिएटेड बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाती है। चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि आपको अर्बन एमिनिटीज कहाँ प्रोवाइड करनी है, अर्बन एमिनिटीज आपको रूरल एरियाज में प्रोवाइड करनी है। तो MORD जो है इसको इंप्लीमेंट करती है, स्टार्टिंग में पायलट बेसिस पे किया गया था 3 साल के लिए 7 क्लस्टर्स के अंदर। यूजुअली UPSC जो है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को इनकरेक्ट नहीं करती है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। क्या इसे 2012 में एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे लाया गया था? तो यस, तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। आंसर आपका हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, पूरा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। चलिए, तो यहाँ पे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे वो इस पर्टिकुलर आइडिया को लेके आए थे, काफी सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज सेकंड क्वेश्चन। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। एक्चुअली इंडियन फ्लैग को लेकर हमारी 2 स्टेटमेंट दे रखी है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने इंडिपेंडेंस डे जो था 74th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है, और इसी वजह से जो ट्राई कलर है, जो हमारा फ्लैग है, वो न्यूज में था। उसको लेकर 2 स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली कहती है द डिजाइन ऑफ इंडियन ट्राई कलर इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू पिंगली वेंकैया एन इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो ये जो पर्टिकुलर ट्राई कलर है, जो हमारा फ्लैग का डिजाइन है, इसके लिए हम पिंगाली वेंकैया जो है उनको कहते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं। सेकेंड, ही प्रपोज्ड अ बेसिक डिजाइन ऑफ द फ्लैग कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेड एंड ग्रीन बैंड्स टू सिंबलाइज द 2 मेजर कम्युनिटीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो उन्होंने जो इनिशियल डिजाइन बनाया था फ्लैग का, उसके अंदर रेड बैंड था, ग्रीन बैंड था, जो कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो बेसिकली एक बोनहोमी है, जो सिंबलिज्म है, उसको दिखाने की यहाँ पे 2 कम्युनिटीज को दिखाने की कोशिश करी गई थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए, अगर आपको याद हो, ये हमने 3-4 दिन पहले भी पिंगली वेंकैया जी थे, इनके बारे में डिस्कस किया था कि ये एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने कांग्रेस का जो झंडा था वो बनाया था, और उससे डिज़ाइन जो था हमारे झंडे का बोरो किया गया है। तो यहाँ पे अगर आपको वो क्वेश्चन याद था तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट आपने करेक्ट कर दी होगी। पहली स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट है। 74th इंडिपेंडेंस डे की वजह से हमने एक क्वेश्चन बनाया है। रेड फोर्ट से इंडियन नेशनल फ्लैग को हम होइस्ट करते हैं। आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पर अपनी स्पीच भी देते हैं। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। तो क्या इसके अंदर रेड बैंड और ग्रीन बैंड था, जो कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ को सिंबलाइज कर रहा था? तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ही बैंड्स इसके अंदर थे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इन दोनों बैंड्स के अलावा यहाँ पे गांधी जी ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, और उन्होंने कहा कि एक हमारे यहाँ पे वाइट बैंड भी होना चाहिए, ठीक है, जो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में पीस को रिप्रेजेंट करेगा। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चक्र भी बना हुआ है, और ये जो चक्र है, स्पिनिंग व्हील जो ये सिंबलाइज करता है, ये हमारी जो कंट्री है ये प्रोग्रेस की डायरेक्शन में है, और ये प्रोग्रेस करती रहे हमेशा। तो हर चीज़ का यहाँ पे मतलब है, कलर का, डिफरेंट कलर्स का मतलब है, और ये जो हमारा स्पिनिंग व्हील है, जिसे हमारा चक्र है, इसका भी अपना मतलब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ATL AI के बारे में। अटल टिंकरिंग लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल इज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद। तो आपको पता है नीति आयोग के अंडर हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आपकी अटल टिंकरिंग लैब्स आती है, पूरा इनिशिएटिव है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों के लिए करी जाती हैं, स्टूडेंट्स के लिए करी जाती हैं, ताकि IT एरिया के अंदर वो आगे निकल के आ सके। तो यहाँ पे अभी इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। वो किसके साथ किया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ, NASSCOM के साथ, गूगल के साथ, या फिर फेसबुक के साथ। सोचिए, न्यूज़ में था ये। चलिए, तो आंसर हमारा है यहाँ पे बी, NASSCOM के साथ ये कोलैबोरेशन किया है अभी रिसेंटली। तो यहाँ पे होगा क्या, जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन का, ये है कि जो एजुकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनोवेशन जो है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है स्कूल्स के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर जितने भी स्कूल्स है वहाँ पर। मॉड्यूल जो होगा बेसिकली ये लेके आएगा क्लासरूम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ताकि बच्चे इसको सीख सके, क्योंकि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये फ्यूचर होने वाला है अभी, ठीक है। जैसे 1990s में कंप्यूटर्स के जो आपका URL है, इंटरनेट था, वो आया था, उसने पेनिट्रेट किया था। जिन इंस्टीट्यूट्स ने इसका एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आज वो काफ़ी इसके जो रिवॉर्ड्स हैं उसको फ्रूट कर पा रहे हैं, उसको ले पा रहे हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले 10 सालों के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक अमर्जिंग एरिया जो है उसके तौर पर निकलने वाला है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप जो है वो लिया गया है, और बच्चों को हेल्प करने के लिए ये NASSCOM के साथ नीति आयोग जो है वो मिलकर काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर,
विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि साराभाई क्रेटर के बारे में है। रिसेंटली न्यूज में था, पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली कैप्चर्ड मून इमेजेस ऑफ साराभाई क्रेटर। ये जो साराभाई क्रेटर है ये एक पर्टिकुलर मून का क्रिएटर है। मून के ऊपर एक क्रेटर था जिसको नाम दिया गया था साराभाई क्रेटर, और अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं मिशन ने इस क्रेटर की इमेजेस जो है वो ली है। वो कौन सा यहाँ पे मिशन था? चैंग 4, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, या इन तीनों में से कोई भी नहीं, कोई और सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ट्रिब्यूट पे करी है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम के तौर पे भी जाना जाता है। और यहाँ पे चंद्रयान 2 जो है, सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है इसने मून इमेजेस जो है वो कैप्चर करी है। साराभाई क्रेटर की जो इमेजेस है उसको कैप्चर किया है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब आपको साराभाई क्रेटर के बारे में पता चल गया, विक्रम साराभाई के बारे में भी पता चल गया, चंद्रयान 2 के बारे में भी पता चल गया। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ इस तरीके से ही दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के बारे में। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन या डिविजन्स इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती हैं, दैट इज NISD। ठीक है, 3 नाम दिए गए हैं, देखते हैं कौन सी आती है। पहला है नेशनल सेंटर फॉर ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन, ये इसके अंदर आता है, हो सकता है। ओल्ड एज केयर डिवीजन, सोशल डिफेंस, सोचिए। चलिए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस इसको सेटअप किया गया था ओरिजिनली एज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज। 1961 में इसे सेटअप किया गया था। ये तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होता था, लेकिन 1975 में इसे एक सबऑर्डिनेट ऑफिस बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। ये एक ऑटोनमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन 2002 के हिसाब से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है हमारा 1860 का, उसके अंदर बनाई गई है। ये जो तीनों ही डिविजन्स हैं वो इसके अंडर आते हैं, चाहे वो सोशल डिफेंस हो, ओल्ड एज केयर डिवीजन हो, NCDAP हो। आंसर हमारा हो जाएगा ए, तीनों ही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सृजन पोर्टल के बारे में। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ और चीज डिस्कस करने वाले हैं। सृजन पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो ये पर्टिकुलर पोर्टल किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट करता है? क्या ये HRD मिनिस्ट्री का पार्ट है, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, या कॉमर्स का है? सोचिए। चलिए, तो जो सृजन पोर्टल है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। रिसेंटली न्यूज में क्यों था ये भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर सृजन पोर्टल जो है आत्मनिर्भर भारत को इसके साथ कनेक्ट करके देखा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अभी काफ़ी बात हो रही है कि हम जो हमारे डिफेंस की चीज़ें अभी तक इंपोर्ट किया करते थे उसको अब इंडिजिनाइजेशन करना शुरू करेंगे। इसी वजह से सृजन defense.gov.in करके एक पोर्टल बनाया गया है, ताकि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको पूरा किया जा सके। और इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग आर डिफेंस प्रोडक्ट्स, उसको ये देखा जाएगा इस पोर्टल के थ्रू कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करें जिसको इंडिया में ही डिज़ाइन किया जा सकता है, इंडिया में ही डेवलप किया जा सकता है और इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसी चीज़ों को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लिस्ट आउट किया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को अब हम अपनी ही कंट्री के अंदर बना सकते हैं और उन डिफेंस प्रोडक्ट्स को इंडिजिनाइज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है सैल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में। आपने न्यूज़ पढ़ी तो देखा ही होगा, काफ़ी न्यूज़ में है ये आजकल। सैल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है सैल्मोनेला बैक्टीरिया रिसाइड्स इन एनिमल्स। ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है ये जानवरों में रहता है। व्हेन इट एंटर्स अ ह्यूमन बॉडी, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकता है, ऐसा स्टेटमेंट कह रही है। इट कॉजेज एन इन्फेक्शन दैट अटैक्स द इंटेस्टाइन एंड कॉज डायरिया। तो ये इंटेस्टाइन को अटैक करता है और साथ में डायरिया को भी कॉज कर सकता है जब ये ह्यूमंस के अंदर आता है। थर्ड, सैल्मोनेला कैन ट्रांसमिट टू ह्यूमंस थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। तो यहाँ पे जो आपका गंदा पानी या फिर जो फूड होता है, जो स्टील फूड होता है, उसके थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जब ये ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट करता है तो सैल्मोनेलासिस करके जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट होती है, और जो इसका इन्फेक्शन होता है वो हमारी इंटेस्टाइन को अटैक करता है, जिसकी वजह से पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है। ये सब जो है इसके सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है डायरिया और इंटेस्टाइन को अटैक करता है, ये बिल्कुल ठीक इसकी स्टेटमेंट है, और ये वाटर और फूड के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। सिम्टम्स जो है इसके 2 से 7 दिन तक रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और इसमें जो बाउल फंक्शन होता है, डायरिया वाली सिचुएशन जो होती है वो और भी ज़्यादा लंबे टाइम तक खिंच सकती है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ब्लड स्ट्रीम को भी, जो इंटेस्टाइन टू द ब्लड स्ट्रीम को भी इम्पैक्ट करता है, और ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं जो 5 साल की एज से नीचे होते हैं और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको ये ज़्यादातर इम्पैक्ट करता है। और क्या ये एनिमल्स में होता है ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया? तो पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है, आर्टिकल काफी अच्छा था न्यूज़पेपर के अंदर। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स में से पहली कहती है इंडिया रैंक्स 3rd इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। इंडिया के अंदर तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं। मे बी इंडिया रैंक्स 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के एरिया की बात करें तो वो 9वें स्थान पर आता है इंडिया के अंदर। 3rd, परंपरागत कृषि विकास योजना व लॉन्च इन 2015। परंपरागत या फिर PKVY जिसे कहते हैं, ये जो पर्टिकुलर विकास योजना है 2015 में लॉन्च करी गई थी। सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप जानते हैं इंडिया जो है काफी नाम कमा रहा है। सिक्किम जो है पूरी दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेट बन चुका है, आप ये भी जानते हैं। लास्ट टाइम आई थिंक PCS के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो था पूछा गया, तो काफी सारी UPSC की जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया पहले नंबर पे आता है। आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मर्स की बात करते हैं इंडिया के अंदर पहले नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे नहीं है। और अगर एरिया वाइज बात करी जाए कि कितना एरिया जो है इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग वहां पर करी जाती है, तो वो 9वें स्थान पे। आप कहेंगे कि देखिए फार्मर सबसे ज्यादा है, लेकिन पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, लेकिन एरिया इतना कम क्यों? देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप जानते हैं कि हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ धीरे धीरे जा तो रहे हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी अभी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें इस तरीके से कुछ हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो जाती है, कुछ इसके अंदर हमें जो नो हाउ है या वे आउट से जो पता चल जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज करी जा सके, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो सिक्किम स्टेट है एज ए फुली ऑर्गेनिक स्टेट की नहीं, इंडिया एज ए फुली ऑर्गेनिक कंट्री भी आगे आने वाले टाइम में बन सकता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। परंपरागत कृषि विकास योजना का मतलब यही था कि जैसे पुराने टाइम पे कृषि करी जाती थी, जब हम ऑर्गेनिक ही यूज करते थे, उस तौर पे कृषि करी जाए, ना कि केमिकल्स को यूज करके केमिकल फ्री कृषि जो है उसको हम इंट्रोड्यूस करें। और यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, 2015 में हम इसको लेके आए थे, आंसर हमारा हो जाएगा ए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो परंपरागत कृषि विकास योजना जो है, इसके अलावा हमारे पास एक MOVCD भी है, दैट इज मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसके थ्रू भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है इंडिया के अंदर और भी पॉपुलराइज करी जा सके। अभी हमारे पास एक ऑर्गेनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो भी खुल गया, उसका नाम क्या है, जस्ट ए सेकेंड, यस। तो यहाँ पे जैविक खेती.in, ये ऑर्गेनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके, जो फार्मर्स हैं उनको लिंकेज किया जा सके रिटेल जो बायर्स होते हैं उनके साथ बल्क बायर्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है, किसान जो है वो तो जैविक खेती करने के लिए तैयार हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर रिटेल बायर्स ही नहीं मिलेंगे उसको, ठीक है, बल्क बायर्स ही नहीं मिलेंगे, तो वो अपने सामान को बेचेगा कहाँ? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में भी खर्चा काफ़ी आता है। तो यहाँ पे अगर हम एक ऐसा लिंकेज, एक चेन बना देते हैं, एक वेबसाइट जैसे यहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया है, तो जो फार्मर्स हैं इनको काफ़ी आसानी होगी अपने सामान को बेचने के लिए, और बाकी के जो फार्मर्स होंगे उनको भी एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा इस लाइन में आने का, ताकि केमिकल फ्री कृषि जो है वो करी जा सके। मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, जो कि एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इन पर्टिकुलर कंट्रीज को लगाना है। तो कौन कौन सी है? मॉरिशस है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है। सोचिए, वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, आपको इस डायरेक्शन में लगाना है। क्योंकि मॉरिशस जो थी वहाँ पे अभी ऑयल स्पिल हुआ था कुछ टाइम पहले, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ थी, इसी वजह से जो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोचिए, चलिए देख लेते हैं एक बार मैप के ऊपर। तो यहाँ पे मॉरिशस है, मेडागास्कर है और मोजाम्बिक है। हमें वेस्ट टू ईस्ट आना है ना, तो पहले मोजाम्बिक आएगा, फिर मेडागास्कर आएगा और फिर मॉरिशस आएगा। तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो मोजाम्बिक,
मेडागास्कर एंड मॉरिशस। तो 3, 2, 1 जो है वो एक करेक्ट सीक्वेंस है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। हुआ क्या, अभी मॉरिशस ने डिक्लेयर किया था लास्ट वीक में नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि ऑयल स्पिल जो था यहाँ पर हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ के थे प्रविंद जगन्नाथ, उन्होंने अनाउंस किया कि अब इस ऑयल स्पिल को क्लीन अप किया जा चुका है। ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज़ में थी, और मॉरिशस की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुझे याद है कि जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था अपना, तो ऑयल जैपर करके एक, तब भी ऑयल स्पिल जो था हुआ था, और ऑयल जैपर करके एक टेक्निक जो थी वो डिवाइस करी गई थी, और इसके ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी आया था। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स जो होती हैं ऑयल स्पिल की वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक स्किमिंग करके टेक्निक होती है, जिसके अंदर जो सरफेस लेवल होता है उसमें से जो ऑयल होता है उसको साफ कर लिया जाता है। देन एक होती है इन सीटू बर्निंग। इन सीटू बर्निंग में क्या होता है, ऑयल को पहले एक जगह पे कलेक्ट कर दिया जाता है, एक जगह पे कॉर्नर कर दिया जाता है, और फिर उसको बर्न कर दिया जाता है। फिर इसके अलावा होता है एक रिलीजिंग केमिकल डिस्पेरेंट, जिसमें जो वेरियस टाइप के केमिकल्स होते हैं उसको छोड़ा जाता है, ताकि वो ब्रेक डाउन करें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इसको, और फिर इसके जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसको कम किया जा सके। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ऑयल जैपर करके एक टेक्निक आई थी जिसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ये ऑयल जैपर जो कि ऑयल स्पिल को काउंटर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ये क्या है, एक लाइन में मुझे आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम देखेंगे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना होगा। तो यहाँ पे शौर्य केजीसी कार्ड के बारे में क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन हमारा, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। पहली कहती है इट इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक। इसे आईसीआईसीआई बैंक द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इट इज अ लोन प्रोडक्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक लोन प्रोडक्ट है। थर्ड, द क्रेडिट कार्ड कम्स विद अ लाइफ कवर ऑफ 10 लाख एज अगेंस्ट 2 लाख फॉर एन एवरेज कार्ड। यूजुअली जो कार्ड होते हैं उसके साथ 2 लाख का कवर होता है लाइफ कवर, लेकिन इस कार्ड के साथ 10 लाख का लाइफ कवर है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, जब मैं सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि शायद एसबीआई ने भी ऑलरेडी ऐसा शौर्य कार्ड जो है लॉन्च किया है। यहाँ पे शौर्य किसान गोल्ड कार्ड जो है ये अभी रिसेंटली एचडीएफसी ने लॉन्च किया है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये कार्ड है जो कि 45 लाख हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो पर्सनल हैं उनको इशू किया जाएगा। तो आईसीआईसीआई ने लॉन्च नहीं किया है रिसेंटली, एचडीएफसी ने इसे लॉन्च किया है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए किया है, और लाइफ कवर भी इसके अंदर 10 लाख का रहेगा, ना कि 2 लाख का। आंसर तो हमारा हो जाएगा सी। एक बार देख लेते हैं कार्ड दिखता कैसे है। तो यहाँ पे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, या फिर पैरामिलिट्री हो, वहाँ पर जो पर्सनल्स हैं जो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी जो है लेके आई गई है। इसके अंदर जो है फाइनेंस की जो एक फैसिलिटी है वो आर्म पर्सनल को दी जाएगी, और ट्राई कलर का थीम आप देख सकते हैं इस कार्ड का लिया गया है, और किन किन के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। इसकी जो लिमिट है वो 10 लाख की है, वो भी इसके अंदर मेंशन कर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा शौर्य किसान गोल्ड कार्ड के बारे में। अभी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं तो हम इसे विद इन 2 मिनट्स में रिवाइज करेंगे, मिस मत करिएगा। पहली रिवीजन होगी आपकी, दूसरी रिवीजन आपकी कल होगी। लेस देन 6 स्कोर करते हैं तो आज ही दूसरी रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी पूरा के बारे में। तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज एमओआरडी का ये प्रोजेक्ट था। हमारे जो अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, वो इसको लेकर आए थे, और इसमें एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी 2012 के लिए। पुणे ने अभी रिसेंटली पूरा 2.0 के अंतर्गत कोविड-19 होते हुए भी इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, इसी वजह से ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट हमने देखा था इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट थी। यहाँ पर हमने देखा था पिंगाली वेंकैया जी जो थे, इन्होंने फ्लैग का डिजाइन जो था वो निजात किया था। फ्रीडम फाइटर रह चुके थे, और इसके अंदर गांधी जी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जैसे कि व्हाइट कलर को ऐड किया गया और जो स्पिनिंग व्हील है उसको ऐड किया गया। फिर अटल टिंकरिंग लैब जो है नीति आयोग के अंडर जो है नैसकॉम के साथ कोलैबोरेट कर रही है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बच्चों को पढ़ाया जा सके, स्कूल के अंदर फैसिलिटीज को सेटअप किया जा सके। फिर हमने साराभाई क्रेटर के बारे में डिस्कस किया था। साराभाई क्रेटर के बारे में ये चीज़ डिस्कस करी गई थी कि जो हमारे विक्रम साराभाई थे ये फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के तौर पर जाने जाते थे। इनको ट्रिब्यूट देने के लिए ही अभी यहाँ पे चंद्रयान 2 जो था उन्होंने इमेजेस ली थी साराभाई क्रेटर की। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 सोशल डिफेंस के बारे में। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के अंदर ये तीनों जो डिवीजन है वो आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिस्कस किया था सृजन पोर्टल के बारे में। तो इंडिजिनाइजेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है डिफेंस सेक्टर के अंदर भी, और यहाँ पे काफ़ी सारे जो इस पोर्टल के ऊपर डिजाइनिंग होगी कि क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट की बजाय हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद डेवलप कर सकते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा बात होने वाली है। फिर सैल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में देखा था, एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, ह्यूमंस के अंदर आता है, तो हमारी इंटेस्टाइन को और हमारे जो डायरिया होता है उसको ये कॉज करता है। 2 से 7 दिन तक इसका इन्फेक्शन जो है वो रह सकता है, और देन ये ट्रांसमिट कैसे होता है, वाटर और फूड के थ्रू।
इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। इंडिया का जो रैंक है वो थर्ड नहीं है, फार्मर्स के तौर पे फर्स्ट है, लेकिन रीजन के तौर पे, एरिया के तौर पे नाइन्थ है हमारा। हम परंपरागत कृषि विकास योजना जो 2015 में आई थी उसके अंदर काम कर रहे हैं। MOBCD जो हमारा मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके अंतर्गत भी काम करें। जैविक खेती .in जो है हमने एक पोर्टल भी डेवलप किया है। फिर ऑयल स्पिल के बारे में देखा था हमने, इसकी जो लोकेशन थी वेस्ट ईस्ट उसको डिस्कस किया था, मॉरिशस का, वेरियस टेक्निक्स जो थी ऑयल स्पिल वाली उसको डिस्कस किया था। ऑयल ज़ैपर क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। शौर्य KGC कार्ड HDFC लेके आया आर्म फोर्सेस के लिए, यहाँ पे जो कवर है वो 10 लाख का दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 45 लाख आर्म पर्सनल जो है इसके अंदर कवर किए जाएंगे। और जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है सार्थक क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक लाइन में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और उसके बाद PDF जो होगी वो आपको विल सेंड। मार्क्स जितना भी आपने स्कोर किए हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके स्कोर है, देन कांग्रेचुलेशंस यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में तो दोबारा से इसे देख लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है बिल्कुल। अगर 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर है तो इसकी रिवीजन कल एक बार कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।